डायमंड सिटी सूरत में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। आज मोदी का यह लास्ट शो है। कल प्रधानमंत्री की 4 रैलियां होंगी। उसके बाद योगी गुजरात के मैदान में उतरेंगे। मोदी और योगी, इन दोनों का यह कॉम्बिनेशन ऐसा बना है जिससे गुजरात में बीजेपी कॉन्फिडेंट हो गई है। भगवा दल को लगता है कि गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड इस बार जरूर टूटेगा। पिछला रिकॉर्ड 149 सीटों का है जिसे 1985 में कांग्रेस ने बनाया था। क्या मोदी और योगी 150 से ज्यादा सीटें जीतकर उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं? ऐसा होगा तो क्यों होगा, और यह नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? नंबर से आगे का इक्वेशन क्या है? गुजरात की 360 डिग्री पॉलिटिकल एनालिसिस इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी प्लस योगी गुजरात में सबसे उपयोगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फ्रंट पर मोदी है, बैकअप में योगी है। भारत माता की, भारत माता की। मोदी का शेड्यूल जैसे पूरा होता है, योगी मोर्चा संभाल लेते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तक के चुनाव प्रचार में मोदी अब तक 19 रैली कर चुके हैं, जबकि योगी 14 रैलियां। सरदार साहब को कभी सम्मान नहीं दी। जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य सरदार साहब करना चाहते थे, तब कांग्रेस ने विरोध किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कभी भी आपकी आस्था को सम्मान नहीं देना चाहती थी, और इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो। लेकिन सरदार साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति, उन्होंने यहीं पर समुद्र के किनारे खड़े होकर के उन्होंने यहां पर संकल्प लिया था कि किसी कालखंड में अगर किसी विदेशी आक्रांता ने हमारे किसी आस्था के स्थल को तोड़ करके वहां पर हमारी आस्था को आहत किया है, स्वतंत्र भारत गुलामी के इन चिन्हों को स्वीकार नहीं करेगा, और भगवान सोमनाथ के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया था। मकसद है इस बार नई रणनीति के साथ नए टारगेट 182 में से 150 को अचीव करना, जिसको लेकर बीजेपी बहुत कन्विंस है। बीजेपी को भरोसा है कि इस बार माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड टूटेगा। 1985 में कांग्रेस को अब तक की सबसे ज्यादा 149 सीटें मिली थी, इसीलिए बीजेपी एग्रेसिव कैंपेन कर रही है। हर सीट, हर वोट, हर बूथ, हर जाति, हर इक्वेशन पर कॉन्सेंट्रेट है। मोदी जहां जा रहे हैं उसके पीछे भी बीजेपी का बहुत ही एक्यूरेट कैलकुलेशन है। मोदी ने नेत्रंग में रैली की। नेत्रंग में मोदी की रैली का मैसेज बड़ा है। नेत्रंग आदिवासी इलाका है, झगड़िया विधानसभा का पार्ट है। 1990 से छोटू भाई बसावा कांग्रेस के सपोर्ट से जीतते आ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस कभी कैंडिडेट नहीं खड़ा करती। 7 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। उनकी पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी का इस इलाके में दबदबा रहा है, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। छोटू भाई बसावा इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। उनके बेटे महेश बसावा भारतीय ट्राइबल पार्टी से लड़ रहे हैं। छोटू भाई बसावा की ताकत उनके पुराने साथी भी छूट गए। उन्हीं में से एक रितेश बसावा को बीजेपी ने टिकट दिया है। घर की फूट, पार्टी की फूट से बीजेपी को जीत के चांस दिख रहे हैं। અને આ પ્રગતિ માટે, ગુજરાત વિકસિત માટે હું આજે આપના આશીર્વાદ લેવા આવ્યો છું, આપની મદદ લેવા માટે આવ્યો છું, અને મને વિશ્વાસ છે કે તમારી વચ્ચે રહ્યો છું ત્યારે તમારા આશીર્વાદ અમને એક નવી તાકાત આપશે। પરંતુ આ ચૂંટણીમાં મારી તમારી પાસે અપેક્ષા છે, પૂરી કરશો? 2 હાથ ઉપર કરીને બધા બોલો તો ખબર પડે। પાછળથી અવાજ આવો છે, પૂરી કરશો? બધા પૂરી કરશો? बीजेपी ने अगर 150 का टारगेट रखा है तो इसके पीछे उसकी पूरी रणनीति है। नेत्रंग के आसपास की करीब 6 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार नेत्रंग से बीजेपी की नजर आदिवासी बेल्ट की सारी 27 सीटों पर है। 2017 विधानसभा में बीजेपी सिर्फ 9 सीटें जीती थी। 18 कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने। बीजेपी इसको लेकर कितनी ज्यादा गंभीर है आप इसी से समझ सकते हैं। मोदी और अमित शाह ट्राइबल बेल्ट में 2 बार जा चुके हैं। योगी के भी दौरे लग चुके हैं, जबकि मोदी ने 6 नवंबर को आदिवासी इलाके वलसाड़ के कपराडा से शुरुआत की थी और दोबारा 19 नवंबर में वलसाड़ से फुल फ्लैज में चुनाव प्रचार शुरू किया। बात सिर्फ टारगेट 150 नंबर की नहीं है, बात इसको अचीव करने की भी है।
मोदी अपने टारगेट को कैसे अचीव करते हैं, मोदी विरोधियों को भी देखना चाहिए। ये दो ट्राइबल लड़के हैं, अवी और जय। इनके माँ बाप की बीमारी से मौत हो गई थी। इनका वीडियो प्रधानमंत्री ने देखा था तो इनकी पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल को कहा। उन्हीं बच्चों से मोदी मिले भी। मैं तो तारी वीडियो જોઈ તો મને એકદમ આશ્ચર્ય થયું. તને કોઈ દાડે એમ ના થયું કે ભાઈ જીવનમાં શું કરીશું, કેવી રીતે કરીશું? કોઈ સગાવાળા કોઈ જ નથી. મમ્મી ક્યારે ઓફ થઈ ગયેલી તે વાત की અને પપ્પા ક્યારે ઓફ થઈ ગયેલા તે વાત की। ખબર મેં તમારી વીડિયો જોઈ. ભાઈ ખજૂરભાઈ છે ને, ખજૂરભાઈ, હા, વીડિયો જોઈ ત્યારે મને ખબર પડી કે તમને આવી તકલીફ છે. ઘર તો બની ગયું, ટીવી આવી ગયો, આખો દાડો ટીવી જોતા હશે. કે બે આદિવાસી બાળકોને મળવું હતું. એકનું નામ અવી અને બીજાનું નામ જય. અહીંયા બેઠા હશે કદાચ. અવી 9મામાં ભણે છે અને જય 6ઠ્ઠામાં ભણે છે. આદિવાસી સંતાનો છે બંને. આપણા અહીંયા પડોશમાં જ છે. એ બે ભાઈ બહેનના બંને ભાઈઓના માતા પિતા આજથી 6 વર્ષ પહેલા ગુજરી ગયેલા બીમારીના કારણે. આપ વિચાર કરો, 6 વર્ષથી આ બે ભાઈ, એ વખતે એની ઉંમર હશે 8 વર્ષ અને બીજાની ઉંમર હશે 2 વર્ષ. આ ભાઈ એકબીજાને મદદ કરે, એકબીજાને મોટા કરે, જાતે રાંધે, જાતે ખાય, ઘર નહીં, કાંઈ નહીં. એક કોઈ વિડીયો મેં જોયો, મારા ધ્યાને આવ્યો અને મને થયું કે અરે આ દશા. એટલે મેં અમારા CR પટેલને ફોન કર્યો. મેં કહ્યું ભાઈ, આ બે દીકરાઓની ચિંતા આપણે કરવાની છે. તમને જાણીને આનંદ થશે, મારા આદિવાસી બે દીકરાઓ જેમને મા બાપ નથી, દિલ્હીમાં હું બેઠો તો એમને ખોટ ના સાલવા દીધી, ઘર બનાવી દીધું. ઘરમાં પંખો, કોમ્પ્યુટર, ટીવી, બધી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ. એટલે આજે બાળકો મળવા આવ્યા હતા. મેં એમને કહ્યું કે તમારે જ્યાં ભણવું હોય એ લઈ જાય. મેં કહ્યું શું કરવું છે? એક કે મારે કલેક્ટર બનવું છે, બીજું કે મારે એન્જિનિયર બનવું છે. 2017 में यदि बीजेपी का ग्राफ गिरा था तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका आदिवासी वोटर्स की भी थी। इन इलाकों में जो 27 आदिवासी रिजर्व सीटें हैं, उनमें से बीजेपी को 27 में से महज 9 सीटें मिली थी। बीजेपी को आदिवासी वोटों की ताकत का पता है और इसीलिए मोदी, अमित शाह और योगी ने अपनी पूरी ताकत इन इलाकों में झोंक दी है। और 150 का टारगेट पार करने के लिए मोदी यहाँ पे अगर बार बार प्रचार कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पहले इन आदिवासी इलाकों के लिए अनाउंस किए हैं, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो इमोशनली भी अपने आप को इस इलाके के लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और यही जो मोदी की खासियत है वो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। कांग्रेस तो मैदान में दिखी नहीं रही, बड़े नेता भारत जोड़ रहे हैं। उधर केजरीवाल का प्रचार करीब करीब थम सा गया है। आम आदमी पार्टी का फोकस दिल्ली MCD हो गया है। बीजेपी जबरदस्त रणनीति पर काम कर रही है। टॉप लेवल गुजरात का चुनाव लड़ रहा है, जबकि सेकंड लेवल दिल्ली MCD में जुटा है। इसीलिए बीजेपी अपने टारगेट 150 को लेकर निश्चिंत है। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी ने खेड़ा में रैली की, इसका मतलब भी समझ लीजिए। खेड़ा मध्य गुजरात का इलाका है। जिले की 6 सीटें, जिसमें 3 सीटें बीजेपी और 3 कांग्रेस के पास है। खेड़ा ट्रेडिशनली कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2002 के अलावा हमेशा से कांग्रेस की यहाँ पर ज्यादा सीटें थी। ये इलाका अहमदाबाद से भी सटा है। मोदी की रैली का मतलब जो सीट हारी है उसे पक्का करना है। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार
आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। अब भारत आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें खत्म करता है, लेकिन कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं। भाई और बहनों, दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिस भी देश ने आतंकवाद को हल्के में लिया, वो आतंक के चंगुल में फंस गया। आतंक की विचारधारा गई नहीं है, कांग्रेस की राजनीति भी नहीं बदली है, और कांग्रेस के सिक्कर के छोटे छोटे नए नए दल भी वोट बैंक की राजनीति के अंदर उलझ गए हैं। खेड़ा जिले की मातर सीट पर सिटिंग एमएलए का टिकट काटे जाने से काफी बवाल मच गया था। वो बीजेपी छोड़कर पहले आम आदमी पार्टी में चले गए और फिर वापस बीजेपी में आ गए। बीजेपी भी इस सीट को और इस जिले को लेकर के काफी गंभीर है, और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी भी कोई चीज कच्ची नहीं छोड़ते हैं, वो जीत पक्की करके ही रहते हैं। आपको बता दें कि जो उनका प्रचार है यहाँ पे, उसका असर पूरे जिले पर पड़ेगा, साथ ही अहमदाबाद पर भी उसका असर पड़ेगा। मोदी का सिद्धांत बड़ा सिंपल है कि जो सीट नहीं जीते थे उसे जीतना है, और जो जीते थे उसे और ज्यादा मजबूत करना है। टारगेट 150 अचीव करने के लिए बीजेपी हर सीट पर जोर लगा रही है। इस बार बीजेपी के लिए पाटीदार अहम है। जहां जहां पाटीदार हैं, वहां वहां बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। वराछा में भी पाटीदार वोटर अहम हैं। वराछा के आसपास की करीब 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा प्रभाव बताया जा रहा है, जिसमें वराछा के अलावा कतारगांव, कामरेज, करंज और सूरत नॉर्थ। पिछली बार 5 सीट बीजेपी ने जीती थी। वराछा में 2,16,000 कुल वोटर हैं, जिसमें 1,82,000 सिर्फ पाटीदार वोटर हैं। इसके बावजूद 2017 में पाटीदार आंदोलन में बीजेपी जीत गई थी, लेकिन इस बार पाटीदार आंदोलन के नेता अल्पेश कटारिया को आपने टिकट दिया है, जिसके बाद लड़ाई कांटे की मानी जा रही है। इन्हीं इलाके में आम आदमी पार्टी ने पिछले नगर निगम इलेक्शन में 27 सीटें जीती थी। आज भारत की और कोई दुश्मन टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता, क्योंकि से मालूम है जब कोई टेढ़ी नजरों से भारत की सीमा में देखेगा। आज गुजरात में कर्फ्यू समाप्त, दंगे समाप्त, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। नहीं तो क्या होता था, रोज एक दंगा होता था, आतंकी घटना होती थी। और ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है, और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। भाइयों बहनों, आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है। इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद समर्थक हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जिनके जीन्स का हिस्सा हो, उसको वोट देकर के हम अपने वोट को कलंकित कतई न करें, कतई न करें। इस इलाके में पाटीदार वोट की ताकत भी समझ लीजिए। करंज में 1,04,000 पाटीदार कुल वोटर हैं, जिनमें 1,80,000 पाटीदार हैं। सूरत नॉर्थ में कुल 1,62,000 वोटर हैं, जिसमें 53,000 पटेल हैं। इसी तरह कतारगांव में 2,65,000 कुल वोटर हैं, उसमें 1,06,000 पटेल वोटर हैं। कामरेज में कुल वोटर 4,64,000 में पाटीदार 3,03,000 हैं। नरेंद्र मोदी की वराछा की रैली को सबसे इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं।
आपको बता दें कि इसी इलाके में और इसके आसपास के इलाकों में आम आदमी पार्टी ने नगर निगम के चुनाव में 27 सीटें जीती थी। ये बात मोदी को भी पता है और वो ये भी बखूबी जानते हैं कि यहाँ के वोटर्स को कैसे कन्विंस करना है। आपको बता दें कि मोदी सूरत में रात रुकने भी वाले हैं और इसीलिए ये सब जानते हैं कि मोदी किसी इलाके में जाकर के भाषण देते हैं और वहाँ पर जब रात रुक कर ठहर कर लोगों से मिलते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। टारगेट 150 को लेकर बीजेपी को इतना भरोसा क्यों है, जरा वो भी समझ लीजिए। मेन अपोजिशन नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस चुनाव लड़ ही नहीं रही है। खड़के अब नजर आ रहे हैं जब मोदी 19 रैली कर चुके हैं, जो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं। गुजरात में कांग्रेस छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। मध्य प्रदेश में बाइक चला रहे हैं। राहुल गांधी समेत सभी सीनियर लीडर ने अशोक गहलोत के भरोसे चुनाव छोड़ दिया है, जबकि अशोक गहलोत की नजर राजस्थान पर पड़ी है। कहानी यह है कि इसका सीधा फायदा बीजेपी को दिख रहा है। आर्थिक आजादी के बाद में जो कुछ हुआ है देश के अंदर, लोग समझते थे बिजली क्या होती है, सुई नहीं बनती थी यहाँ पर। आज क्या नहीं बनता यहाँ पर। आज जो कुछ दिख रहा है आधुनिक भारत की कांग्रेस की देन है। उस कांग्रेस का आप इस प्रकार से बदनाम करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। चुनाव में आपकी स्थिति बहुत ही नाजुक होती जा रही है, इसलिए आप पूरा वक्त दे रहे हो गुजरात के अंदर दे रहे हो, गुजरात में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपको आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, नाम बहुत होता है यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री हैं, जिसमें वो रूप में आ रहे वो कैंप कर रहे हैं। अमित शाह जी कैंपेन कर रहे हैं और पूरी तरह षड्यंत्र करके वो एक प्रकार से कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस बहुत शालीनता के साथ में अभियान चला रही है। कन्विंस करी गांव वालों को अपनी नीतियों से, कार्यक्रमों, सिद्धांतों से, और जो वचन दिए हैं, कमिटमेंट जो हमने किए हैं, वो बताना चाहती है। उसी के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। सच तो यह है कि बची हुई सेना से कांग्रेस गुजरात चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस के छोटे छत्रप खुद के टैलेंट पर भरोसा कर रहे हैं, जिसके दो सैंपल आपको दिखाते हैं। पहला सिद्धपुर के कांग्रेस विधायक चंदन जी ठाकुर का ये बयान। તમે આપણે એમને નવું કરવા માટે એમને મત આપ્યા, મત આપીને આપણને છેતરી ગયા અને છેતરી ગયા પછી છેતરા તો આપણને એકને છેતર્યા હોત તો બરાબર, પણ આજે આખો દેશ ખાડામાં ધકેલી ગયો, આખો દેશ ખાડામાં ધકેલી ગયો અને દેશને માત્ર બચાવી શકે તો મુસ્લિમ સમાજ બચાવી શકે અને દેશ કોંગ્રેસ પાર્ટીને જો કોઈ બચાવી શકે તો મુસ્લિમ પાર્ટી બચાવી શકે। जब बड़े बुजुर्ग साथ नहीं दे रहे तो कांग्रेस कैंडिडेट को अल्लाह की याद आ रही है। राजकोट के कांग्रेस कैंडिडेट इंद्रनील राजगुरु का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में राजकोट ईस्ट से उम्मीदवार इंद्रनील राजगुरु मंच से अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे हैं और अल्लाह की तुलना महादेव से कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार इंद्रनील राजगुरु ने यहां तक कह दिया कि अजमेर में महादेव बैठे हैं और सोमनाथ में अल्लाह बैठे हैं। बोलो अल्लाहू अकबर। हे महादेव ની દયા છે, એ અલ્લાહ ની દયા છે। મારી દ્રષ્ટિએ મહાદેવ ને અલ્લાહ એક જ છે। અજમેરમાં પણ મહાદેવ બેઠા છે ને સોમનાથમાં પણ અલ્લાહ બેઠા છે। આ વાત કોંગ્રેસે પણ નથી મૂકી। अब इंद्रनील राजगुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी जान लीजिए। राजकोट ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में 32,000 मुस्लिम वोटर हैं। इस सीट पर 26,000 दलित और 80,000 ओबीसी हैं। समझ सकते हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार को अजमेर में महादेव और सोमनाथ में अल्लाह क्यों दिख रहे हैं। कांग्रेस के लोकल लीडर्स इसी कवायद में जुटे हैं कि जो मुस्लिम वोट उनका फिक्स डिपॉजिट है वो 9% ही मिल जाए। अब जब विरोधी ऐसे हों तो बीजेपी ऐसे मौकों को कहां चूकने वाली है। लिहाजा यूपी में 80-20 की बात योगी ने की तो गुजरात के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष 90-10 की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि 27 साल के बाद क्यों फिर से आने की कोशिश। आज आप भी कहते हैं, आज भी आप कह रहे हो कि सरकार तो बीजेपी की बन रही है। ये विश्वास जो आपको है और लोगों को आप मिलते होंगे, वहीं से आपको भी पता चलता है। गुजरात का चुनाव 90-10 का, यानी जैसे यूपी में योगी ने नारा दिया था 80-20, क्या गुजरात का चुनाव 90-10 का चुनाव है? मैंने कोई नारा नहीं दिया, ना हमारे कोई नेता ने दिया। वो दे देंगे, हम उसको पूरा करेंगे। योगी जी का नारा था 80-20, यानी 80% वोट एक तरफ, 20% वोट दूसरी तरफ। हम तो 100% की बात करते हैं।
अब अगर बीजेपी को 150 सीट जीतने का विश्वास है तो उसके लिए बीजेपी का पूरा समीकरण भी तैयार है। अब अगर ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के 149 सीट वाले रिकॉर्ड को तोड़ देती है तो हैरानी वाली बात नहीं है। गुजरात के चुनाव पर पूरे देश की नजर है, लेकिन दिल्ली में भी एक जोरदार मुकाबला हो रहा है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जोर आजमाइश हो रही है। इस बार ओवैसी भी सियासी अखाड़े में कूद चुके हैं। ओवैसी की कोशिश यह है कि वो कांग्रेस और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के मुसलमान वोट अपनी तरफ खींचे, लेकिन बीजेपी यहां कारपेट बॉम्बिंग कर रही है। बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं की एक फौज दिल्ली में भी उतारी है, जो अलग अलग इलाकों का जिम्मा संभाल रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में कैसे सत्येंद्र जैन की तिहाड़ वाली वीडियो सीरीज सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है, इस रिपोर्ट से समझिए। एक मंत्री साहब हैं, जेल में है और माशाल्लाह से उनकी मसाज होती है। अरे तिहाड़ जेल में इन्होंने मसाज सेंटर खोल दिया। शिक्षा का इतना विकास किया कि रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बना दिया। वो बीजेपी की रोज मनोहर कहानियां आती हैं, रोज झूठे स्टिंग लेके आते हैं। इतना कुछ आने के बाद केजरीवाल जी निकाल नहीं रहे हैं, क्या कारण है? दिल्ली के बैटल ग्राउंड में हर पार्टी ने अपनी फौज उतार दी। जेपी नड्डा, असदुद्दीन ओवैसी और मनीष सिसोदिया जैसे सारे बड़े प्लेयर्स मैदान में आ गए। लेकिन बीजेपी इस छोटे चुनाव में भी बड़ी तैयारी के साथ उतरी। एमसीडी के कैंपेन में बीजेपी कारपेट बॉम्बिंग कर रही है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी फील्डिंग सजा दी है। जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, गिरिराज सिंह, मीनाक्षी लेखी, जय पांडा, पुष्कर सिंह धामी, ब्रजेश पाठक, मनोज तिवारी, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा और सुनील बंसल। नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक, केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली की गली गली में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बीजेपी का पर्चा बांट रहे हैं। किस नेता को किस इलाके में कैंपेन करना है, किस एरिया के लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, इसके पीछे भी बीजेपी की पूरी प्लानिंग है, पूरा रोड मैप है। पीयूष गोयल ने अमर कॉलोनी में कैंपेन किया क्योंकि ये मार्केट वाला इलाका है, बिजनेस क्लास के वोटर यहाँ खूब हैं। किरण रिजिजू मुनीरका में रहने वाले लोगों के बीच पहुंचे। किरण रिजिजू नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और मुनीरका में नॉर्थ ईस्ट के लोगों की आबादी खूब है। हरदीप पुरी दिल्ली के श्रीनिवासपुरी एरिया में थे, यहाँ सिख कम्युनिटी के वोटर्स अच्छी संख्या में हैं। मीनाक्षी लेखी ने लोधी कॉलोनी वाले इलाके में कैंपेन किया। ये उनका अपना संसदीय क्षेत्र भी है, यहाँ के वोटर्स के बीच उनकी अच्छी पैठ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ईस्ट दिल्ली के विनोद नगर और ललिता पार्क वाले इलाके में प्रचार किया। यहाँ पहाड़ के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। मनोज तिवारी दिल्ली के बुराड़ी में थे। पूर्वांचल और बिहार के लोग यहाँ काफी रहते हैं। ओडिशा से आने वाले जय पांडा दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में थे। उड़िया और साउथ इंडियन लोगों की संख्या यहाँ खूब है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केशवपुरम इलाके में जनसंपर्क किया। इस इलाके को पहले से ही बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। बीजेपी के नेता केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं। शराब के ठेके से लेकर क्लासरूम के ठेके वाली बात दोहरा रहे हैं। लेकिन एमसीडी के चुनाव में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की है। आप बताइए, इन्होंने स्वास्थ्य की सेवा अच्छी की कि नहीं की? नहीं की। अरे तिहाड़ जेल में इन्होंने मसाज सेंटर खोल दिया। तिहाड़ जेल में मसाज सेंटर खोल दिया और शिक्षा का इतना विकास किया कि रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बना दिया। ऐसे लोगों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? इनको घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन की ऐश एमसीडी इलेक्शन में हॉट टॉपिक बन गया है। एक के बाद एक नए वीडियो सामने आ रहे हैं। अब तिहाड़ जेल से एक और वीडियो सामने आ गया है।
यह वीडियो सत्येंद्र जैन की बैरक का है, जिसमें कुछ लोग सत्येंद्र जैन की बैरक की साफ सफाई कर रहे हैं, उनका बिस्तर लगा रहे हैं। सत्येंद्र जैन की बैरक का यह वीडियो 3 अलग-अलग दिन का है। यह 12 सितंबर का सीसीटीवी वीडियो है, जिसमें कुछ लोग सत्येंद्र जैन का बेड लगाने से लेकर जमीन पर दरी बिछाते नजर आ रहे हैं। 15 सितंबर के वीडियो में भी बेड के आसपास साफ सफाई की जा रही है, नई बेडशीट बिछाई जा रही है, पिलो वगैरह अच्छे से सेट की जा रही है। 1 अक्टूबर वाले सीसीटीवी वीडियो में बैरक की सफाई हो रही है। एक आदमी पहले झाड़ू लगाता है, फिर बेडशीट बदलकर सारी चीजें अरेंज कर देता है। अब दिल्ली का हर निवासी, भारत का हर निवासी जानता है कि सुबह जब टीवी ऑन करेगा तो एक नया वीडियो सत्येंद्र जैन का सामने आएगा। इट हैज बिकम अ मैटर ऑफ कॉमन ऑकरेंस। हर दिन किसी दिन मसाज का वीडियो सामने आएगा, किसी दिन आप देख सकते हैं कि जेल सुपरिंटेंडेंट की पेशी हो रही है, इसका वीडियो सामने आएगा, किसी दिन मेवा, काजू और किस प्रकार से फल इत्यादि, सलाद इत्यादि परोसा जा रहा है, उसका वीडियो सामने आएगा। और आज जिस प्रकार से 10 लोगों की टीम हाउसकीपिंग करते हुए नजर आ रही है, उसका वीडियो सामने आया है। 10 लोगों को असाइन किया गया है केवल सत्येंद्र जैन जी के रख रखाव के लिए, उनके रूम के मेंटेनेंस के लिए, उनके रूम के अपकीप के लिए। दिल्ली के चुनाव में सत्येंद्र जैन की तिहाड़ वाली वीडियो सीरीज पर बवाल मचा है। केजरीवाल तो अभी गुजरात में घूम रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि गुजरात की लड़ाई मुश्किल है, इसलिए अब उनका फोकस दिल्ली पर शिफ्ट हुआ है। इसीलिए सिसोदिया इधर नजर आ रहे हैं, दिल्ली में रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। ओवैसी को भी यही बात समझ आ रही है, इसलिए वो भी दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस का वोट काटने की कोशिश में जुटे हैं। सत्येंद्र जैन वाला मुद्दा सबसे नया है, इसीलिए केजरीवाल पर निशाने के लिए उसी को चुना है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक मंत्री साहब हैं, जेल में है और माशाल्लाह से उनकी मसाज होती है, उनके हाथ और पैर को तेल लगाया जाता है, फिर उनके सर को दबाया जाता है और फिर उनको खाना खिलाया जाता है। जेल में सड़ रहे हैं हमारे बच्चे, मासूम है, जेल में सड़ रहे हैं और ये मंत्री है तो जेल में आराम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जेल में नहीं है, कोई हॉलिडे रिसोर्ट में है। हम भी जेल गए, मैं 5 मरतबा जेल को गया हूं, मुझे जेल में ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला। जेल का खाना खाना पड़ता था, खाने खाते हम लोग, मगर ये ऐसा मंत्री है कि जेल में है मगर पूरी उसको चीजें मिल रही है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या आप जेल में हैं या वो जेल में है। सत्येंद्र जैन के अब तक कई वीडियो सामने आ चुके हैं। किसी में वो मसाज करा रहे हैं, किसी में फ्रूट सलाद खा रहे हैं, किसी में साफ सफाई करने वालों की रूम सर्विस का इंतजाम नजर आ रहा है। इसे लेकर कई मीम ट्विटर पर खूब घूम रहे हैं। बीजेपी ने एक नया मीम तैयार किया है। इसमें कहा जा रहा है, पहले स्पा सर्विस, फिर फूड डिलीवरी और अब रूम सर्विस। केजरीवाल ऐसे तमाम वीडियोस पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी पर कमेंट कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी एक वीडियो बनाने वाली कंपनी है, जनता उन्हें यही काम देगी और चुनाव आम आदमी पार्टी को जिताएगी। बीजेपी पूछ रही है कि केजरीवाल सत्येंद्र जैन को बचा रहे हैं, जरूर इसके पीछे कोई वजह है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक गारंटी दी है कि हर वार्ड में एक वीडियो की दुकान खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब वीडियो बनाने की कंपनी बन गई है, तो जनता, दिल्ली की जनता इस बार ये तय करेगी कि उनको वीडियो बनाने की कंपनी चाहिए कि सरकार अच्छी चलाने के लिए और उनके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए एक पार्टी चाहिए। क्या कारण है, क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी इज ओवर प्रोटेक्टिव ऑफ सत्येंद्र जैन? इतने में तो निकाल ही देना चाहिए था। जब वीडियो स्टिंग इत्यादि आ जाती है तो कोई गति रहती नहीं है। ये राशन कार्ड के मंत्री को निकालना पड़ा था ना, संदीप कुमार को निकालना पड़ा था क्योंकि फोटो और स्टिंग आ गई थी। इतना कुछ आने के बाद केजरीवाल जी निकाल नहीं रहे हैं, क्या कारण है? और मैं आज इस मंच पर से स्पष्ट रूप से बता दीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि ये जो वीडियो इत्यादि आ रही हैं और हमें जो इंफॉर्मेशन 10 लोग वहां सेवा कर रहे थे सत्येंद्र जैन जी का, ये कोई जेल वेल वाले हमें नहीं बता रहे हैं।
ये उन्हीं के सोर्स हैं, उन्हीं के लोग हैं, केजरीवाल के खास नजदीकी लोग। ऐसा नहीं है कि केवल सारा घपला वही करेंगे, सारे सोर्सेज उनके पास हैं। खबर देने वाले उनके यहां भी हैं जो चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो, जो जानते हैं केजरीवाल असलियत उनकी क्या है, तो उन्हीं के अपने लोग पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं और उन्हीं का इंफॉर्मेशन है। उनके एक बहुत बड़े व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दिया है, जल्दी ही खुलासा करेंगे किसने और क्या दिया है। संबित पात्रा ने जिस तरफ इशारा किया, बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने उसका एक मीम भी सामने रख दिया। Listen to जेल मंत्री। जेल में करो कुछ इंतजाम, वरना मैं ले लूंगा तुम्हारा नाम। हो सकता है आज बेल मिल जाए सत्येंद्र जैन को। ऑर्डर ऑर्डर। बेल डिनाइड। मजा आ रहा है। क्या मस्त सेवा हो रही है जेल में। एमसीडी के चुनाव में सत्येंद्र जैन, शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला जैसे कई मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन मुद्दों को लेकर हर नेता सिलेक्टिव है। हर पार्टी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इश्यूज चुनती है। ओवैसी को मुसलमानों का मुद्दा सबसे कारगर लगता है, इसलिए वो इश्यूज भी वैसे ही उठाते हैं और एरिया भी वैसे ही चुनते हैं। दिल्ली में ओवैसी ने सीलमपुर वाला इलाका चुना और वहां भी तकरीर की। जहांगीरपुरी में गड़बड़ हुई। अप्रैल 16, 2022 को बुलडोजर लेकर चले गए। इसी दिल्ली की केजरीवाल की सरकार ने, पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट ने बुलडोजर दिए थे वहां पर के जाओ जाकर तोड़ो, और जब तोड़ा गया तो उसके 3-4 घंटे के अंदर मैं और कलीम साहब वहां पर पहुंचते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है क्योंकि वहां पर बसने वाले भारत के हैं, बंगाली जबान बोलते हैं, इसने कहा कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या अच्छा हुआ तोड़ दिए। दिल्ली में करीब 12% मुस्लिम मतदाता हैं, यानी हर 8वां वोटर मुसलमान है। सीलमपुर, बल्ली मारान, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल और बाबरपुर जैसे इलाके मुस्लिम बहुल माने जाते हैं। यहाँ पर 40 से 50% वोटर मुसलमान हैं, इसलिए ओवैसी यहाँ पर जोर लगा रहे हैं। वो केजरीवाल ही नहीं, कांग्रेस पर भी उसी अंदाज में अटैक करते हैं। जो बैरिस्टर साहब हैं वो पता नहीं उनके डीएनए में जिन्ना का डीएनए बैठ गया और वो आज तक देश में नफरत छोड़ करके कुछ नहीं फैलाते। वो गजवाए हिंद के समर्थक है और आज देश को गजवाए हिंद नहीं चाहिए, भारत माता का सपूत चाहिए। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव है, 7 दिसंबर को काउंटिंग होनी है। चुनाव में किसका पलड़ा भारी पड़ेगा ये तो नतीजे के दिन पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये बात सच है कि सत्येंद्र जैन के मामले ने आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।